अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे, कुछ एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे अभी तक की जो भी सिचुएशन है उसके हवाले से, और कुछ बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने गलती की है पीपल्स पार्टी के साथ। अगर एक मौका था उनके पास कि इत्तेहाद करके वो हुकूमत बना लेते तो क्या उन्हें इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था या नहीं, और अगर वो नहीं गए तो क्या उन्होंने ये फायदे का सौदा किया है या घाटे का। इस पर भी थोड़ी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ खबरें और अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि धांधली के ऊपर जो नैरेटिव था वो अब बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हुआ है और दुनिया को पता चल चुका हुआ है कि जिस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं, इसी वजह से इसके ऊपर मजीद बात ना हो सके, इसका जोर कम किया जा सके, इसके लिए ट्विटर भी बंद है। इसके अलावा अब ये भी खबर आ रही है कि जनाब मीडिया पर भी इसके ऊपर बात करने पर तकरीबन पाबंदी ही लगने जा रही है, और इस सिलसिले में कुछ एंकर्स को इन्होंने ऑफ स्क्रीन भी करने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि क्या पीटीआई की आगे की हिकमत अमली नज़र आ रही है, पंजाब के लिए क्या सूरत हाल अब चेंज होगी या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि एक और नई जो जेआईटी बन गई है उसका क्या मामला है। काजी फायज ईसा साहब ने प्रिडिक्शन के एन मुताबिक एक जो पिटिशन थी उसको फारिग किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उसमें। शौकत बसरा साहब के साथ क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, बात का आगाज यहाँ से कर लेते हैं कि धांधली संभाले नहीं संभल रही, और इसके लिए ही हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से तेज़ी से हुकूमत साजी की तरफ दोनों बड़ी पार्टीज़ को मुत्तफिक करवाया गया है, वो भी सबने देख लिया है कि चेहरे उतरे हुए और किस अंदाज से बेजारी के साथ बैठे हुए बहरहाल इन्होंने फाइनलाइज की हैं चीज़ें। ये नहीं है कि कोई उनको बड़ा जेन्युइन इनकलाब अंदर आया हुआ था और कोई शर्मिंदा थे कि हमने क्यों धांधली की है लेकिन इसकी कुछ पॉलिटिकल रीजंस ज़रूर हैं। बहरहाल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी शायद कुछ कंफर्टेबल नहीं है पीएमएलएन के साथ गवर्नमेंट दोबारा बनाने में। उसकी वजह भी है कि उन्होंने जब पूरी कैंपेन चलाई तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पीएमएलएन के खिलाफ एक नफरत बाकायदा आवाम में मौजूद है, और उनको ये एहसास हुआ कि अगर पीपल्स पार्टी मजीद पीएमएलएन के साथ जुड़ के चलेगी, सियासत करेगी, तो ये नफरत का शिकार फिर पीपल्स पार्टी भी होगी, और ये ना हो कि फिर आंदा इलेक्शन में जो पीएमएलएन है उसका तो पहले इस इलेक्शन में ही काफ़ी हद तक सफाया हो गया और पीपल्स पार्टी भी इवन सिंध भी उसके हाथ से जाता रहे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट कंट्री वाइड इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, इसलिए वो थोड़े रिलेक्टेंट भी थे कि पीएमएलएन के साथ वो गवर्नमेंट ना बनाए, बल्कि उन्होंने तो अब ऐलान भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है। और बाकी भी जो बहुत सारे जो ऐसे समझ लें सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह तौर पर बार बार कोशिश की गई इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाने की, और पीपल्स पार्टी इस बात में इंटरेस्टेड थी कि पीटीआई के साथ मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बना ली जाए बजाय इसके कि पीएमएलएन की तरफ जाया जाए। उसका मकसद यही था कि पीटीआई समझती थी कि पीपल्स पार्टी समझती थी कि पीटीआई के साथ उन्हें जाने में फ़ायदा होगा और लोग जो है वो समझ जाए, यानी एक जो पीटीआई के लिए एक लाइकिंग है इस वक्त, वो पॉपुलैरिटी से पीपल्स पार्टी भी मुस्तफ़ीद हो सकेगी और कुछ अपने जो पिछला 2 साल का एरिया पूरा एक टाइम था एरा, उसको मिटाने में, याददाश्त भुलाने में लोगों के कुछ फ़ायदा हो सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये चॉइस कबूल नहीं की और उन्होंने इस चॉइस के बदले ये कहा कि उन्हें उनका मैंडेट वापस किया जाए जो अवाम ने उन्हें दिया है, और फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाएंगे किसी के साथ भी इत्तफाक या इत्तेहाद करके, ख़ास तौर पर इन दोनों जमातों के साथ जो कि पूरे 2 साल के जुल्म जबर में एक तो शामिल रही हैं, दूसरा अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है उसमें शामिल रही हैं। तो इन जमातों के साथ मिलकर तो बिल्कुल भी हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। तो इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। अगरचे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अगर पीटीआई इस तरह कर लेती है तो कम अज़ कम वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, और फिर जो एक मुश्किल टाइम थ्रू आउट चल रहा है पीटीआई का, उसमें उसको रिलीफ मिल सकेगा। जब गवर्नमेंट अपनी होगी, ज़ाहिर है बहुत सारी जो ये मुसीबतें हैं, इमरान खान साहब के अजीबोगरीब से केसेस हैं, उनकी जेल है, बुशरा बीबी साहिबा की हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं, मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं, कारकुन जेल में हैं, तो इन तमाम चीज़ों से निजात मिल सकेगी। तो इसलिए इमरान खान साहब या पीटीआई को चाहिए कि वो अपना एक इत्तेहाद बना लें पीपल्स पार्टी के साथ। बहरहाल वो भी एक सियासी जमात है और हमने बहुत दफ़ा देखा है तारीख़ में
कि किसी के साथ आपकी एक मुखालिफत होती है लेकिन कभी आप फिर उससे हाथ भी मिला लेते हैं। तो यही फार्मूला दिया जा रहा था इमरान खान साहब को कि जनाब आप जो है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए। लेकिन खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि वो इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि उन्हें अपनी जेल की रिहाई या अपने वर्कर्स के लिए कोई रिलीफ या अपने केसेस के हवाले से कोई रिलीफ या इक़्तिदार की बंदर बांट इस सौदे के साथ नहीं चाहिए कि वो इस धांधली शुदा इलेक्शन को तस्लीम कर लें, इसको एक लेजिटिमेसी बख्श दें, यानी इसको कानूनी जवाब फराहम कर दें कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है। जब आप हुकूमत बना लेंगे इसकी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो फिर आप ये क्लेम तो नहीं कर सकेंगे कि धांधली हुई है, फिर तो इसका मतलब आपने इलेक्शन कबूल कर लिया। और तीसरा, फिर इमरान खान साहब के ऊपर यही एक लगा दिया जाएगा टैग कि देखें जी, इमरान खान भी बाकी लीडर सियासतदानों की तरह ही एक सियासतदान है, ये उनसे मुख्तलिफ नहीं है। ये देखें, ये दोनों सियासतदान भी पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, फिर इकट्ठे हुए। अब इमरान खान भी इसी की सफ में शामिल हो गया, जहां उन्हें लगा कि इक़्तिदार इस तरह मिल रहा है तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी हाथ मिला लिया। तो इमरान खान साहब ने इस सारी चीज़ को देखा है, परखा है, और उनका एक यकनुक्ती, जिसको कहते हैं ना यकनिकाती एजेंडा, वो ये था कि जो मैंडेट है वो वापस करें, हुकूमत हम बना लेंगे लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। उससे ये ज़रूर हुआ है कि मज़ीद एक स्ट्रगल जो अभी यहाँ पर किसी हद तक ख़त्म हो सकती थी, वो स्ट्रगल मज़ीद थोड़ी तवील हो गई है। अब मज़ीद थोड़ा अरसा पीटीआई को शायद अभी भुगतना पड़े, खान साहब को भी मज़ीद थोड़ा अरसा जेल में रहना पड़े। अभी हो सकता है मज़ीद उनके लिए हालात उस तरह से साजगार ना हो। वोटर सपोर्टर भी थोड़ा मायूस हुआ है कि जी वोट भी किया और फिर भी हुकूमत नहीं बनी। तो ये चीज़ें ज़रूर नेगेटिव चीज़ें हुई हैं पीटीआई को इस फैसले की वजह से। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि वो अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं और वो इक़्तिदार के लिए उस नज़रिए की किसी किस्म की भी फ़रोख्त नहीं कर सकते। और उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि जो जहाँ पे वो खड़े थे हकीकी आज़ादी वाला, वो उसी के साथ खड़े हैं, वो कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो एक इमरान खान साहब का डिसीजन था, ये बुनियादी तौर पर इस सारे पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। अब ये बात कि जनाब पीपल्स पार्टी तो बीच में ज़ाहिर है इस कोएलिशन से अपना ही फ़ायदा निकालना चाहती थी, लेकिन फिर मजबूरन अब उसको पीएमएलएन से ही दोबारा हाथ मिलाना पड़ा है। और अब उन्हें भी पता है इस बात का कि ये दोनों ने बेसिकली मिलकर हुकूमत नहीं बनाई बल्कि अपनी सियासी कब्र खो दी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये बहुत सख्त अल्फाज होते हैं आमतौर पर, लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये अवामी मैंडेट तस्लीम कर लेती जमातें और इस तरह की चोरी और डाकाजनी में अपना हिस्सा ना डालती और जिसका हुकूमत को मैंडेट मिला था वो ही हुकूमत बनाता, तो फिर लोग भी कहते हैं कि चलें जो भी कुछ किया इन सियासी जमातों ने, लेकिन बहरहाल देखें उन्होंने अवाम के जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट की। और फिर इमरान खान साहब अगर आगे चल के परफॉर्म ना कर पाते तो दोबारा ये सियासी जमातें रिवाइव भी हो सकती थी। लेकिन अब जो इन्होंने हरकत की है इससे इनके नफ़रत में और इजाफा हुआ है, इनके लिए नफ़रत में अवाम के दिल में और इजाफा हुआ है, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से ये लोग इक़्तिदार के ऐसे भूखे हैं और ऐसे कोई बूट पाशिया किस्म के ये सियासतदान हैं कि ये कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकते और जो इनको कहा जाता है ये वैसे ही करते चले जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने जो अभी ये कुछ 17 नशस्तें पीएमएलएन की और कुछ पीपल्स पार्टी की 40-45 नशस्तें, तो इस दफ़ा तो ये फिर भी हासिल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अगली दफ़ा इन्हें पता चल रहा है कि वो भी मुश्किल हो जाएंगी जिस तरह की इन्होंने 2 साल की सियासत की है और अभी तक कर रहे हैं। और आगे इनसे मामला फिर नहीं संभाले जाने और फिर इनको उसका भी बैकलैश इनके ऊपर आएगा। अभी ये 16 महीने से भाग रहे हैं, तो सोचें अब ये जब इस तरह की गवर्नमेंट मजीद चलाएंगे तो फिर कितना भारी किस्म का इनके ऊपर उसका बोझ होगा जो ये उठाया नहीं जाएगा इनसे। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने ये इतनी बड़ी गलती की है अपनी सियासी करियर में दोनों जमातों ने कि अपना खुद ही जिसको कहते हैं कि भट्टा बिठा दिया है। तो बहरहाल जी ये तो इन सियासी जमातों का नुकसान हुआ है। इसको बज़ाहिर वो फ़ायदा समझ रहे हैं लोग कि जी इक़्तिदार में आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो ये नुकसान हुआ है। अब इस सारे कहानी को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर खामोशी के पहरे होने चाहिए। इसीलिए अब जनाब एक जीआईटी बना दी गई है। ये जीआईटी बनाई गई है कि जो भी ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर सरकारी अफसरान और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं लोग या उनके खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं,
उनकी ये तफ्तीश करेगी और DGFIA की सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। इसका मकसद बिल्कुल वही है जो इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, JIT जो बनाई गई थी बेसिकली, और वो आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब 13 जनवरी को फैसला दिया था बल्ला के निशान छीनने का फैसला, और उसके बाद फिर एक तूफान उठा हुआ था, बहुत सख्त तनकीद हो रही थी काजी फायज ईसा पर, तो उस वक्त ये JIT बनाई गई थी ताकि लोगों को ज़रा लगाम डाली जा सके, ज़रा रोका जा सके, JIT की वजह से खौफजदा करके लोगों को चुप करवाया जा सके। और वैसे ये किसी हद तक थोड़ा इसका फ़ायदा हुआ भी, कुछ लोग तो फिर भी बोलते रहे, लेकिन बहरहाल बहुत सारा जो एक जनरली बहुत ज़्यादा ही बैकलैश था काजी फायज ईसा पर वो थोड़ा कम भी हुआ। और दूसरा ये भी हुआ कि फिर ज़ाहिर आगे मामला आगे बढ़ गए, इलेक्शन वगैरह, तो फिर चीज़ें आगे चली गई, तो वो बात फिर पीछे भी रह गई। अब यही हर बार आजमाया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन पे चूंकि बेपनाह तनकीद हो रही है, और फिर इसमें जो डिफरेंट ROs हैं, जो कि DROs हैं, जो कि DCs हैं, जो कि मुख्तलिफ ACs हैं, जो मुख्तलिफ सूबों के शहरों के, उनके ऊपर जो है अब तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर लगा रहे थे और बता रहे थे कि जनाब इनका एक बाकायदा इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि ये लोग सच बोलें, और ये सब कुछ हुआ ख़ासतौर पर कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इस सारी चीज़ को भी उसकी वजह से जो मुख्तलिफ ये अफसरान थे, सरकारी अफसर थे, ये प्रेशर में आ रहे थे, और अल्टीमेटली इन्होंने फिर इस बात के ऊपर शोर मचाया कि जनाब ये तो हमारे लिए बड़ा हरासा हमें किया जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए माशरे में सर्वाइव करना। तो उसके बाद अब ये JIT इसीलिए बनाई गई है कि एक दफ़ा फिर इसकी आड़ में सबको खामोश करवाया जा सके। एक तरफ ये किया गया है, दूसरी तरफ ट्विटर और आप देख रहे हैं वो मुसलसल बन जा रहा है। उसके ऊपर आज पिटिशन भी गई हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, और वहाँ पर जाके सिंध हाई कोर्ट को बस यही लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई कि जी सब अच्छा है, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है, ये वो और वगैरह वगैरह, और ऐसे ही वो भी आगे से ऑर्डर कर देंगे भी अब बंदिश ना हो, और उसके बाद फिर वही सूरत हाल। तो अदालतों की तो वैसे ही फैसलों की ये वक़्त रह जाती है। तो एक जानिब सोशल मीडिया इस तरीके से बंद किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो TV है उसके ऊपर भी चूंकि बहुत खुल के बात हो रही थी, बहुत लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि धांधली हुई है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा ही हर इलेक्शन के बाद जब भी धांधली होती है, चाहे वो जिस पैमाने पर भी होती है, इस दफ़ा तो खैर हद ही पार हो गई, लेकिन इससे पहले भी जब छोटी मोटी भी चीज़ें होती रहती थी तो ज़ाहिर है वो डिस्कशन में रहती थी। तो इस दफ़ा भी हो रही थी, बहुत बात हो रही थी कि धांधली हुई है, और लोग क्लेम कर रहे हैं। फॉर्म 45 के ऊपर बहुत बात हो रही थी, PTI के बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने फॉर्म 45 के साथ स्क्रीन्स पर आते रहे, अपना मुकदमा वो पेश करते रहे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र भी ज़ाहिर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो अब ये भी किया जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स को भी इस बारे में डिक्टेट किया जा रहा है कि जनाब अब आपने इसके ऊपर भी बात ज़्यादा नहीं करनी, धांधली के ऊपर। और इस सिलसिले में अभी हाल ही में एक ख़बर आज का जो इंकशाफ हुआ है, ये वैसे शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब की खबर है, लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इसको कन्फर्म कर रहे हैं कि एयरवाइज से चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो कि सीनियर आपको पता है सहाफ़ी हैं और बड़ी खुल के दबंग अंदाज में गुफ्तगू करने की वजह से मशहूर हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। फ़िलहाल रिपोर्टर प्रोग्राम से उनको फ़िलहाल आउट कर दिया गया। अब ये फ़िलहाल है या ये मुस्तकिल है, इसके बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन ख़बरें यही आ रही हैं कि उन्हें रिपोर्टर्स प्रोग्राम से हटा दिया गया। उसकी भी वजह यही है कि वो इस प्रोग्राम में मुसलसल फॉर्म 45 के हवाले से बड़ा ज़ोर दे के गुफ्तगू कर रहे थे, और इस प्रोग्राम में हसन अयूब साहब जैसे एक सहाफ़ी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बेसिकली तर्जुमान ही समझे जाते हैं और PMLN के तर्जुमान समझे जाते हैं, और वो इस पे बड़े अनॉय भी हो रहे थे। और फिर उसके बाद जिस तरह भी असर रसूख इस्तेमाल करके चौधरी गुलाम हुसैन साहब को फ़िलहाल रिपोर्टर्स प्रोग्राम से जो है वो आउट कर दिया गया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, GNN से आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी इसी तरह ऑफेयर कर दिया गया। तो अब ऐसे सहाफ़ी जो कि दबंग अंदाज में इसके ऊपर बात कर रहे हैं, 2-3 सहाफ़ियों को इसी तरह ऑफेयर करवा के, उन्हें घर बिठा के या उनके हवाले से किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई चार्ज लगा के उनको साइड पे करके बेसिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अब आपने अगर इस पे खुल के इस तरह से आवाज़ उठाई तो फिर आप लोग भी घर बैठेंगे। तो ये अब इन्होंने एक मीडिया के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर धांधली के हवाले से बात ना हो। अब ये सोच ये रहे हैं कि ये सोशल मीडिया बंद करके या फिर JIT बना के या फिर एंकर्स को फारिग करवा के ये सोच रहे हैं कि शायद ये धांधली जो है ये सारी गायब हो जाएगी और इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, और सारे कहेंगे कि वाह जी इलेक्शन बहुत अच्छे हुए थे, और सारे इस एक गैर कानूनी किस्म की जाली हुकूमत को जो है वो खुले दिल से तस्लीम कर लेंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला। ये बिल्कुल वही हरकतें हैं जो कोई भी बेवकूफ़ शख्स कर सकता है कि आप आंखें बंद कर लें ख़तरे देख के, आप कोशिश करें कि आप हाथी को किसी तरह कारपेट के नीचे छुपा दें, लेकिन हाथी कारपेट के नीचे छुप नहीं सकता। मसला ये है। तो जो अब ये चीज़ है ये है अपनी जगह। ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर आप जलवा लें,
बनवा लें हुकूमत, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको सब एक कानूनी हुकूमत तस्लीम कर लें और जो इलेक्शन की ये सारी एक वारदात थी इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये अपनी जगह मौजूद रहेगी और ये आपको हॉन्ट करती रहेगी। कभी कोई इसका सबूत निकलेगा, कभी कोई गवाह निकलेगा, कभी कहीं पे बात होगी, कभी कहीं पे बात होगी, लेकिन ये बात होती रहेगी। और ख़ास तौर पर जब ये पीटीआई के मुख्तलिफ अराकीन असम्बलियों में पहुंचेंगे तो वहां जाके ये जो इस हुकूमत का हशर करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि इस धांधली को हज़म करना इतना आसान नहीं है। अभी तक तो पीटीआई के ऊपर ये तनकीद भी हो रही है, ख़ासतौर पर पंजाब के ऊपर, कि यहाँ पर तो कोई किसी ने उस तरह से आवाज़ ही नहीं उठाई। पूरा मैंडेट चोरी हुआ है, मरीम नवाज़ को गैर कानूनी किस्म का जाली वज़ीर आला बनवाया जा रहा है, लेकिन पीटीआई की ज़्यादातर जो क़यादत थी उसका फोकस सिर्फ नेशनल असम्बली पर रहा और सूबाई असम्बली पर उस तरह से आवाज़ भी नहीं उठ सकी। और वहाँ पर वैसे मेन ग्राउंड पर कोई सूबाई क़यादत उस तरह से मौजूद भी नहीं थी ऑनेस्टली देखा जाए तो, क्योंकि यास्मीन राशिद साहब हैं वो जेल में हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, ये सब जेल में हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब थे वो रुपोश थे, और जो एक दो पंजाब के ज़्यादा रहनुमा हैं उमर सरफराज चीमा साहब वो भी जेल में थे। तो पंजाब की क़यादत तो ऑन ग्राउंड है ही नहीं थी, तो किसने उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ के बात करनी थी। अब बहरहाल एक चीज़ ये ज़रूर हुई कि मियाँ असलम इकबाल साहब मंजर आम पर आए, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत भी ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा वो जैसे ही वो बाहर आए हैं उन्होंने आके एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने खुल के इस पे बात की कि किस तरीके से पंजाब में डाके मारे गए हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अभी आप अंदाज़ा लगाएं, अक्सर लोग वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बनने पर बड़ी बात कर रहे हैं कि जी ये पहली खातून बन गई तो पता नहीं क्या कारनामा करेंगी। अभी ये मुंतकिमुल मिजाज किस्म की खातून बनी भी नहीं है वज़ीर आला, और हालत ये है कि अभी से यहाँ पर लाहौर पुलिस जो है वो मियाँ असलम साहब को गिरफ्तार करने के लिए उधर पेशावर पहुँच गई है। खबरें ये आ रही हैं कि जनाब यहाँ से पूरी उन्हें दे के भेजा गया है कि जी मियाँ असलम इकबाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। अब हालांकि उनके पास राहदारी ज़मानत है, फ़िलहाल तो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि अगैन आप एक किस तरह की नफरत बो रहे हैं कि यानी पंजाब में पीटीआई का कोई बंदा रहने नहीं देंगे आप, तो क्या वो जाके पेशावर हाई कोर्ट या पेशावर के सूबे में ही जाके वो बेचारे अपनी पनाह तलाश करेंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इधर हम उधर तुम। तो यही बात जब हम कहते हैं कि यार ये 70 या 71 वाले हालात ना पैदा करें, तो बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि जी आप वो उसके साथ उसको क्यों कंपेयर करते हैं। तो वो इसीलिए कंपेयर करते हैं कि ये बार बार वही हरकत है। उसमें बेसिकली क्या इशू था, यही था ना कि मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। तो आज क्या इशू है, यही इशू है कि मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो यही जो चीज़ है हमें उस वक्त उसने हमें तकलीफ पहुंचाई थी। आज जो सिर्फ एक चेंज बात है वो ये कि वहाँ पर बांग्लादेश में एक मखसूस पार्टी थी, यहाँ पर एक मखसूस पार्टी थी। अब सूरत हाल ये कि ये पूरे मुल्क में एक मखसूस पार्टी पीटीआई है। तो इसलिए सिर्फ ये एक अच्छी बात है कि इसने खुद ही पूरी फेडरेशन को जोड़ के रखा हुआ है, वरना अदरवाइज अगर इसका सिर्फ एक किसी सूबे में जोर होता तो खुदा न खास्ता बहुत मुश्किल हालात हो सकते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम फरमाए, ये कोई नहीं चाहता कि इस तरह के हालात हों, लेकिन ये भी देखना होगा कि इस तरह के हालात बनते क्यों जा रहे हैं, क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लोगों को नॉर्मलाइज करें, लोगों को सियासत करने दें, लोगों को पंजाब में भी सियासत करने दें। जो आपने हक मारने थे वो तो आपने मार लिए हैं, और आपने अब क्या लेना है, तो हुकूमत बना लें आप, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। अब तो ये हालत हो गई है कि जिनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए हुए थे अब वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रहे हैं। यानी पीटीआई के वो लोग जो कि यानी कामयाब हो चुके थे और इलेक्शन कमीशन उसके नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका था, जब उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है तो उनको उनके ज़हूर कुरैशी साहब इसकी मिसाल हैं, जिनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया कि जी पहले उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया, उसके बाद वो वापस पीटीआई में क्यों गए। तो अब ये कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं कि जीते हुओं को जिनके नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं वो भी मुअत्तल कर रहे हैं कि ताकि इनको ये मैसेज दिया जाए कि या तो पीएमएलएन में शामिल हो जाओ और या फिर जो है आपके भी नोटिफिकेशन कामयाबियों के मुअत्तल हो जाएंगे। तो ये अब सारी जो सूरत हाल है इसमें अब जो एक पिटिशन दायर हुई थी कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिए जाएँ, ये मुनसिफाना नहीं हुए, इसके ऊपर काफ़ी कलबी लेदे हुई जब वो ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ नहीं लाए और जो काजी फाजिसा साहब हैं उन्होंने कहा कि जी आपने मजाक समझा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, ये वो उन्हें पकड़ के लाएं। पता चला जी वो तो बाहर जा चुके हुए हैं। खैर अब किस्सा मुख्तसर ये कि आज जो इस केस की समाअत हुई तो काजी फाजिसा साहब ने इस केस की समाअत के दौरान फिर से काफ़ी गम गुस्सा का इजहार किया, और शौकत बसरा साहब यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी तरफ से जीते हुए रुकने कौमी असम्बली हैं, लेकिन बहरहाल वो नहीं जीते हुए, उनको हरवाया गया, वो वहाँ पर बात करने के लिए उन्होंने इजाज़त चाही, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें इजाज़त नहीं दी।
उस पर शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि जनाब आप यहाँ पे सियासी तकरीर ना करें और मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, ना आप फरीक हैं ना आप वकील हैं। उन्होंने कहा मैं भी एक वकील हूँ हाई कोर्ट का। कहते हैं आप हाई कोर्ट के वकील हैं ना, चले मुबारक हो, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं हैं और आप ये काला कोट भी ना पहन के यहाँ पे आया करें। मैंने ऐसे भी एक जगह पे रिपोर्ट देखी है कि इस तरह भी रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि पीटीआई का तो नाम सुनते ही काजी फायज ईसा साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उनका मूड ही ऑफ हो जाता है। तो शौकत बसरा साहब को उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया, हालांकि वो बड़ा रेलिवेंट फ्रीक हो सकते थे, भैया आप बात सुन लें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं। और उसके बाद फिर काजी फायज ईसा साहब ने 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए ये पिटीशन भी खारिज कर दी है कि कोई इलेक्शन में धांधली वांधली के ऊपर बात जो डिस्कस हो सकती थी इस पिटीशन की आड़ में वो भी नहीं हुई, और साथ में जुर्माना भी आयद कर दिया कि अदालत का वक्त क्यों ज़ाया किया। ये मैंने आपको बहुत पहले जिस दिन बताया था कि पिटीशन दायर हुई है उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि काजी फायज ईसा साहब ना सिर्फ इस पिटीशन को खारिज करेंगे बल्कि जुर्माना भी लगाएंगे जो पिटिशनर होगा। तो बहरहाल जी ये सारा कुछ हुआ है और अब कहानी ये है कि पीटीआई अपने तौर पर अब ये कोशिश करेगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और कोशिश है इनकी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से भी जो रिजर्व सीट्स है उनको क्लेम किया जा सके और अपने तौर पर भी जो है इसके हवाले से जो भी यानी पेशरफ्त हो सकती है अदालत में उसको भी ये परसू करें। तो अगला जो एक हफ्ता है 7-8 दिन अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।